हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे और उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है वो आप हेडिंग करिए कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसको आप ऐसे लिख लेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने वेक्टर का सीरीज पढ़ा रखा है, मैथमेटिकल टूल्स करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें मैंने वेक्टर पढ़ा रखे, सारे वेक्टर्स 4 पार्ट में लगभग पढ़ा रखे, उसको आपको ज़रूर पढ़ना होगा। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको कम समझ में आ सकता है। बात समझ आ रही है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक वेक्टर में ये होने वाला है कि स्थिति सदिश आपने पढ़ा है, विस्थापन सदिश आपने पढ़ा है, सदिश युक्त त्रिभुज नियम आपको आता है, इकाई सदिश आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। परिमाण क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्स वाई समतल खींच लेता हूँ। सपोज करिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ओ, ये हम लोग का हो गया एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया कि ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, तो हम बोलेंगे मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। ये क्या था, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस। इस एक्स वाई समतल में कोई दो बिंदु हम लोग सपोज कर लेंगे, कहीं भी आप मान लो कोई दो बिंदु। हम मान लेंगे कि ये दोनों बिंदु, एक बिंदु तो यहाँ पर है, एक बिंदु हम लोगों का यहाँ पर है, ये चलो, और दूसरा बिंदु हम लोग सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर, ये इस बिंदु का नाम भी हम लोग दे देंगे, नाम दे देंगे इस बिंदु का ए, और इस बिंदु को नाम हम लोग दे देंगे वी। दो बिंदु आपके पास है, ए और बी। हम ये सपोज कर लेंगे बिंदु ए पर एक पॉइंट चार्ज है, यानी बिंदु आवेश है, जिसका परिमाण है Q1। कितना हम लोग मान लेंगे, Q1 मान लेंगे। और बिंदु बी पर एक बिंदु आवेश और है, जिसका परिमाण हम लोग मान लेंगे Q2। कितना है बेटा, Q2 है। ओके, ये Q2, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब बिंदु O के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश हम लोग खींचेंगे। तो बिंदु O से स्टार्ट करेंगे और A पे रोक देंगे। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश, ये हो गया वेक्टर O। बिंदु O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश, ये हो गया आपका वेक्टर O। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर OA और वेक्टर OB को हम लोग कुछ मान लेंगे। जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि वेक्टर OA की वैल्यू जो है वेक्टर R1 है, क्योंकि स्थिति सदिश को ज़्यादातर हम लोग R से लिखते हैं, और O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश जो है उसको हम लोग मान लेंगे वेक्टर R2। वेक्टर OB को क्या मान लिया गया, वेक्टर R2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये भी सपोज कर लेंगे कि A से B तक की जो दूरी है, A से B तक की जो दूरी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AB है। अब चाहे A से B मापो, चाहे B से A मापो, बात तो एक ही होगी। और इसका मान हम लोग मान लेंगे कि R है। कितना है, R है, ये मान लेंगे। ये आपको लिखना होगा। ओके, हम लोगों ने मान लिया कि बिंदु A और B के बीच की दूरी कितनी है, R है। क्लियर? और आपने क्या माना है, ये सब भी लिख दो कि जो वेक्टर OA है, वेक्टर OA, इसको हम लोगों ने मान लिया है वेक्टर R1। ठीक है, और वेक्टर OB जो है आपका, ये वेक्टर OB, इसको हम लोगों ने मान लिया है वेक्टर R2। ये भी बात समझ में आ रही है।
अब हम लोग निकालने वाले हैं वेक्टर ए बी, यानी ए से बी की ओर एक सदिश खींचेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वेक्टर ए बी बराबर, ध्यान देना यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सदिश योग त्रिभुज नियम से, या आपने विस्थापन सदिश पढ़ा होगा, तो वेक्टर ए बी यानी ए से बी की ओर इस तरीके से जब हम लोग सदिश खींचेंगे ए से बी की ओर, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर ए बी का मतलब बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो बी का स्थिति सदिश का मतलब वेक्टर ओ बी जिसकी वैल्यू है R2, और ए का स्थिति सदिश का मतलब वेक्टर ओ ए जिसकी वैल्यू है R1। तो आपको समझना होगा, कहीं भी आपसे कोई पूछे कि भैया वेक्टर ए बी बताओ, तो आपको याद रखना होगा कि बी का स्थिति सदिश पहले लिखेंगे यानी वेक्टर ओ बी, और माइनस ए का स्थिति सदिश लिखेंगे यानी कि वेक्टर ओ ए। इसको आप सदिश योग त्रिभुज नियम से भी समझ सकते हो। कैसे? अच्छा, पहले बी ए भी देख लूँ फिर वो समझाता हूँ। वेक्टर बी ए आपसे कोई पूछ रहा है, यानी बी से ए की ओर सदिश खींचा गया, तो पहले ए का स्थिति सदिश यानी जो पीछे लिखा उसका स्थिति सदिश पहले, तो वेक्टर ओ ए माइनस बी का स्थिति सदिश यानी वेक्टर ओ बी। इस तरीके से इसको आप सदिश योग त्रिभुज नियम से कैसे समझेंगे? मैंने आपको ज्यामितीय विधि से जोड़ना सिखाया था, और सदिश योग त्रिभुज नियम भी उसमें था। क्या था कि अगर कोई भी दो सदिश समान क्रम में जुड़े हों, दो सदिश समान क्रम का मतलब ये होता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा, तो तीसरा सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, विपरीत क्रम का मतलब टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर आर मान लो, तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों की योगफल के बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। अगर हम बात करें वेक्टर ए बी की, इस तरीके से खींच लें, ये वेक्टर ए बी की बात करें, ए से शुरू करें बी तक खींचें, तो ध्यान रखना पहला वेक्टर आपका कौन सा है? वेक्टर R1, जिसका हेड दूसरे वेक्टर यानी वेक्टर ए बी के टेल से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा वेक्टर जो विपरीत क्रम में है, यानी टेल टेल से जुड़ा है, हेड हेड से जुड़ा है, ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर R2 जो है वो वेक्टर R1 और प्लस वेक्टर ए बी के योगफल के बराबर होगा। वेक्टर R2 का मतलब है वेक्टर OB। क्या है? वेक्टर OB। वेक्टर R1 का मतलब है बेटा वेक्टर OA, बराबर क्या है? वेक्टर AB। हमको चाहिए क्या? वेक्टर AB। अगर चाहिए तो AB को रोको, अच्छा ये प्लस में रहेगा, ये आपको वेक्टर AB चाहिए, इसको रोको, वेक्टर OA प्लस में इधर आएगा माइनस में। मीन्स हम लिख सकते हैं वेक्टर AB इज इक्वल टू, यहाँ पहले से है बेटा वेक्टर OB और ये प्लस का इधर आएगा तो बोलेंगे माइनस वेक्टर OA। देखो यही चीज तो यहाँ पे लिखी है, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर वेक्टर AB पूछा जा रहा है तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश आपको लिख देना। अगर आपसे वेक्टर BA पूछा जा रहा है तो A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति, यानी जो बाद में आपने लिख रखा है उसका स्थिति सदिश पहले उस बिंदु का, और फिर जो पहले लिखा है उस बिंदु का स्थिति सदिश बाद में, ऐसे आपको लिख लेना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर AB निकालने वाले थे, चलो पहले लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? वेक्टर AB, यानी A से B की ओर स्थिति सदिश खींचा जाएगा, तो क्या होगा? वेक्टर AB की वैल्यू, तो B का स्थिति सदिश यानी वेक्टर OB माइनस A का स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर OA। ओके, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वेक्टर AB को हम लोग मान लेते हैं, जैसे A से B तक की लंबाई क्या प्रदर्शित करती है? परिमाण, वो तो हम लोगों ने मान रखा है, A से B तक की लंबाई R, तो इसको हम लोग वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर AB को हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर R है। क्या मान लेते हैं? वेक्टर R। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर AB की जगह लिख देंगे वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर OB की जगह, तो वेक्टर OB की जगह तो आपने पहले से लिख रखा है R2, और माइनस OA की जगह R1, ये सब आपने मान के रखा था। ठीक है, चलो ये डाटा यहाँ तक आपने लिख लिया। आपको यहाँ लिखना होगा क्या? चूंकि वेक्टर AB बराबर आपने मान लिया है वेक्टर R, क्या कर लिया है? मान लिया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए।
बस इतना जगह पर्याप्त होगा समझाने के लिए। चलिए, एक तो बात ये हो गई आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपने क्या किया है, मान के ही रखा है। आगे चलेंगे। अब अगर वेक्टर बी ए की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग लिख सकते हैं एंड वेक्टर बी ए का स्थिर सदिश माइनस बी का स्थिर सदिश। तो ए का स्थिर सदिश का मतलब वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, इस तरीके से। अब वेक्टर ओ ए की वैल्यू वेक्टर आर वन ओके माइनस वेक्टर ओ बी की वैल्यू तो बोलेंगे वेक्टर आर टू, ऐसे लिख दो इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा। क्या, ओ ए की वैल्यू आर वन, चलिए, माइनस वेक्टर ओ बी की वैल्यू वेक्टर आर टू ओके। अच्छा, वेक्टर वी ए कितना होगा, तो हम सब जानते हैं क्या, विपरीत सदिश की परिभाषा आपने पढ़ रखा होगा। यदि दो समांतर सदिश इस प्रकार से हैं, क्या होने चाहिए, पहले तो पैरेलल होने चाहिए, जिनके परिमाण बराबर, परिमाण बराबर का मतलब लंबाई बराबर होनी चाहिए, तथा दिशा विपरीत हो, उनको विपरीत वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये मान लो कहीं लिखा हो ये और ये, तो दोनों समांतर हैं, मान लो कि दोनों क्या हैं, समांतर हैं, इस तरीके। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसे सपोज करो दोनों क्या है, समांतर है, ठीक। दोनों की लंबाई बराबर है यानी परिमाण में बराबर है, और दिशा में विपरीत है, तो इनको हम विपरीत वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए, यानी ये विपरीत है तो एक दूसरे के दोनों विपरीत हो गए, तो माइनस चाहे जिस तरफ आप लगा सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए के बारे में, तो हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि ए बी बराबर है बी ए के, आप सबको पता है ये दोनों बराबर हैं, अभी आपने लिखा है ए बी बराबर बी ए, यानी लंबाई तो बराबर हो गई, एंड ए बी जो है वो समांतर भी है बी ए के, समांतर कह सकते हो, संपाती भी कह सकते हो, एक दूसरे पर ही तो होगा। वेक्टर ए बी इधर खींचो, वेक्टर बी इधर खींचो, दोनों ही समांतर होगा। तो बराबर है, समांतर है और विपरीत है, क्या है, वेक्टर ए बी व वेक्टर बी ए क्या है, विपरीत है। इसलिए विपरीत सदिश होंगे, और विपरीत सदिश होंगे तो आप वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी ए लिखो, चाहे वेक्टर बी ए बराबर माइनस वेक्टर बी ए लिखो, ए बी लिखो, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ध्यान देंगे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी ए, क्या, वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए बी, इस तरीके से दोनों ही विपरीत सदिश होंगे। और वेक्टर ए बी की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, आर, कितनी मानी थी, आर, तो यहाँ पर हम लोग सकते हैं माइनस वेक्टर आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर बी ए की जगह माइनस वेक्टर आर आप लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस वेक्टर आर, ये ओके। अब जो जो हमको काम लगेगा आगे उसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं। जैसे अगर इसकी ज़रूरत हो ये भी बॉक्स बना दो, ये इसको तो हाईलाइट करके रखना ही, अभी आगे काम लगेगा। रहने दो, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम लोग आगे कूलाम का नियम स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। अभी तक तो मैं आपको थोड़ा बहुत वेक्टर समझा रहा कि स्थिति सदिश क्या है, विस्थापन सदिश क्या है। आप लोग अगर ये पढ़ के रखे हो पहले से तो ये सब वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना होगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा कूलाम के नियम से बिना दिशा के। देखिए तो आप सब पहले से जानते हो, क्या कहीं भी कोई कहे कि Q1 के कारण Q2 पर बल, क्या बोल दें, Q1 के कारण Q2 पर बल, तो कूलाम के नियम से हम इसको लिख सकते हैं क्या कि
पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, ये बात है। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, लिखते हैं F21। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। तो यहाँ भी तो यही लिखा है, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। तो ऐसे आपको लिखना होगा F21, इसका मतलब क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये आपको याद रखना है। तो F21 इज इक्वल टू, ये तो मैंने एक संकेत दिया है बस, जैसे आप F लिखते थे वैसे मैंने पहचान के लिए F21 लिख दिया है बस, और वो ऊपर लिखा भी है क्या है, Q1 के कारण Q2 पर बल है, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये दोनों बल निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युशीलता, इंटू दोनों आवेशों का मल्टीपल लेंगे, यानी Q1 इंटू Q2, ठीक है, लिख देंगे क्या, Q1 इंटू Q2 बटे उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी AB आपको दिख रहा होगा, इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस यही होगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और वो हम लोगों ने पहले ही मान रखी है, कितना, AB चाहे BA, कितना R, A से B तक चाहे मेजर करोगे, चाहे B से A तक मेजर करोगे, कितना आएगा बेटा, R आएगा। तो A और B के बीच की दूरी हम लोगों ने R ले रखी है, तो इसका वर्क कर देंगे R²। ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि कितना होता है भाई, हम लोग पहले ही कूलाम के नियम में फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने अभी लिखा क्या, तो हम बोलेंगे बल का परिमाण लिखा है कि इन दोनों के बीच इतना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। अब कोई भी जब सदिश राशि लिखी जाती है बेटा, हमेशा याद रखना, क्या लिखी जाती है, सदिश राशि, तो परिमाण तो लिखी ही जाती है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी लिखी जाती है। तो आपने परिमाण तो लिख दिया, अब आपको दिशा लिखनी होगी, तभी ये सदिश होगा आपका, बात समझ में आ रही है, तभी ये पूर्ण रूप से आप इस सदिश राशि को व्यक्त कर पाओगे सदिश फॉर्म में। तो आपको दिशा किससे लिखोगे, दिशा किस तरह से लिखनी है, ये मैंने बता रखी है वेक्टर में, फिर से बता रहा हूँ, एक इकाई सदिश लेंगे जो कि इसका दिशा बता रहा होगा, ऐसा इकाई सदिश लेंगे जो कि इसका दिशा बता रहा होगा, बात समझ में आ रही है। और आपको थोड़ा सा भी घबराने की दिक्कत नहीं कि अगर हम गुणा कराएं तो परिमाण बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई सदिश जो होता है बेटा, इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो एक होता है, जैसे यूनिट वेक्टर n हो गया, या यूनिट वेक्टर i कैफ है, या फिर यूनिट वेक्टर j कैफ है, आपने ये सब पढ़ रखे। यूनिट वेक्टर बोल रहे हो तो कैप बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या तो कैप बोले या तो यूनिट वेक्टर बोले। तो यूनिट वेक्टर j है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, मॉड ऑफ, मॉड ऑफ का मतलब परिमाण या फिर मापांक। तो इकाई सदिशों का जो परिमाण या मापांक होता है वो 1 होता है, और 1 से हम किसी भी चीज में गुणा करा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ये याद रखना। तो 1 से गुणा कराने पे कोई दिक्कत होगा नहीं। दूसरी चीज ये क्या बताता है, इकाई सदिश हमेशा डायरेक्शन, सदिश है ना, तो दिशा तो होगी इसकी, तो इसकी जो दिशा होगी वो इसी सदिश राशि के अनुदिश होगी, यानी इसी की डायरेक्शन बता रही होगी, वही इकाई सदिश हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई इकाई सदिश रखना है जो F21 की डायरेक्शन बताए, F21 की डायरेक्शन बताए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि F21 है किस तरफ, F21 है किस तरफ। तो मैं 2 कंडीशन ले रहा हूँ। पहला कंडीशन, यदि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, क्या हो बेटा, Q1 इंटू Q2 अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, बड़ा होने का मतलब इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। तब के लिए हम लोग फिगर बनाने वाले हैं, और अगर नहीं है तब क्या होगा उसके लिए फिगर बता रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है Q1 इंटू Q2 का, Q1 इंटू Q2 अगर 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक हो, और धनात्मक कब होगा, जब दोनों ही समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी सजातीय आवेश होंगे। जैसे दोनों ही मैं कह दूं कि प्लस प्लस आवेश है, क्या है, प्लस Q1 था और गुणे प्लस Q2 था, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, तो प्लस प्लस बोलेंगे प्लस Q1 इंटू Q2, और कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। या फिर आपसे कह दिया है कि भैया माइनस Q1 इंटू माइनस Q2 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस
Q1 और Q2 का गुणा ये हो जाएगा, ये भी क्या आएगा 0 से गुणा। यानी हम कह सकते हैं जब समान प्रकार के आवेश रखे हो, समान प्रकार का मतलब सजातीय, दोनों ही या तो धनात्मक हो या फिर दोनों ही ऋणात्मक हो, तो आपको पता होगा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी दूर की ओर। तो यहाँ पर वो डायरेक्शन में देने जा रहा हूँ, और अगर विपरीत प्रकार के हैं तो उसके लिए भी अभी समझा दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? चलो छोटा सा फिगर उसके लिए भी बना देंगे। हाँ, अगर Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है, धनात्मक होने का मतलब दोनों ही आवेश सजातीय है, तो उसके लिए फिगर क्या होगा? अगर सजातीय आवेश हैं तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, Q1 के कारण Q2 पर बल देख रहे हैं ना, तो ये वाला बल इस पर क्या कर रहा हो? प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, यानी धक्का दे रहा होगा। अब धक्का इधर की ओर नहीं दे सकता, बात समझ आ रही है? इधर की ओर नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो बल है ये दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है, ये। तो या तो इधर लग सकता है और या तो इधर लग सकता है। तो उधर की ओर कब लगेगा? जब समान प्रकार का आवेश होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। और इधर की ओर कब लगेगा? जब विपरीत प्रकार का आवेश होगा, आकर्षण होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हम बल को बनाएंगे। और किस तरीके से, तो ध्यान देंगे आप लोग। इसकी डायरेक्शन हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में दे दे रहे हैं, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही, दूर की ओर। ये हो गया बेटा, ओके ठीक है। ये कौन सा बल है? तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो बल है वो F21 है। F21 का मतलब बेटा फोर्स ऑन टू, यानी दूसरे आवेश पर बल, और पहले आवेश के कारण, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और इस पर हम वेक्टर लगा देंगे। बात समझ में आई? ये जो बल आपने लिखा है F21, उसकी डायरेक्शन ये है। ये कब होगी? जब दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कब होगा? जब धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब दोनों ही सजातीय होंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो F21 हो गया। अब इसकी दिशा में कोई इकाई सदिश ले लेते हैं, तो इसके अनुदिश इकाई सदिश हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर AB है, A से B की ओर, A से B की ओर यूनिट वेक्टर AB है। तो अगर ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें इनटू यूनिट वेक्टर AB, यानी इकाई सदिश AB, इस तरीके से, तो आपने यहां से यहां तक क्या लिखा बेटा? परिमाण। क्या लिखा? परिमाण। ध्यान रहे कि परिमाण जो होता है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है, यानी मात्रक और आंकिक मान होता है। आंकिक मान और मात्रक है, उसको हम लोग परिमाण बोलते हैं। और ये जो आपने लिखा है ये आपका दिशा हो गया। तो अब ये राशि जो आपकी है, ये सदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करती है। इसके ऊपर आप वेक्टर लगा दो, इसके ऊपर क्या करो? आप वेक्टर लगा दो। देखो मैं लिख रहा हूं, वेक्टर F21 हो गया। देखो वेक्टर फॉर्म में तो है। आपका जो कूलाम का नियम था F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², अब ये सदिश रूप में हो गया। वेक्टर फॉर्म इसी को बोलते हैं। और सॉल्व करना चाहो तो बढ़िया से कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बट हम लोग जानते हैं क्या, इकाई सदिश, कोई भी इकाई सदिश है, बट यूनिट वेक्टर A मान लो इस तरीके से है, तो ये होता क्या है? वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A, या फिर A, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर होता है A, और यह है क्या? A का परिमाण है। अगर ढंग से लिखना चाहें तो यहाँ मैं पूरी चीज़ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ जो यूनिट वेक्टर AB है ये है क्या, तो लिखेंगे वेक्टर F21, वेक्टर F21 यानी ये की दिशा में मात्रक सदिश या इकाई सदिश, इकाई सदिश, ये मैंने बोल दिया। मैंने कहा जो वेक्टर AB मैंने लिया है, यूनिट वेक्टर AB लिया है, वो वेक्टर F21 की दिशा में इकाई सदिश, यानी इसकी दिशा में इकाई सदिश है, इसी की दिशा में दिष्ट है, और इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। 1 से गुणा करा सकते हैं, और उसी की दिशा बता रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन की जगह हम लिख सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब ये इकाई सदिश है, तो ध्यान रहे
कि इकाई सदिश आपको बताता क्या है। तो हम बोलेंगे अगर ये इकाई सदिश है तो चूंकि यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी सदिश ए और उसका परिमाण बटे में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए या फिर ए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वेक्टर ए क्या है, ये ध्यान देना, अगर कोई सदिश राशि वेक्टर ए है तो इसका परिमाण हम लोग लिखते हैं ए, इस तरीके से लिख दें, या और फिर इसकी दिशा, तो दिशा के लिए यूनिट वेक्टर ए ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला आता है, यूनिट वेक्टर ए को रोको, ए गुणे में इधर आएगा भाग में, तो वेक्टर ए अपॉन ए बराबर यूनिट वेक्टर ए, ये परिभाषा, ये फार्मूला यहाँ से आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको इतना याद रखना है कि ये ए है क्या, तो ये इसका परिमाण है। क्या है बेटा? परिमाण। ये सारी चीज मैंने पढ़ा रखी है वेक्टर में। ओके, ठीक है। अगर ऐसा है तो यूनिट वेक्टर ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए यूनिट वेक्टर ए बी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बी। क्या लिख सकते हैं बेटा? वेक्टर ए बी। लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब उसका परिमाण, तो चाहे तो आप केवल ए बी भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है आपने लिख रखी है कहीं पे, ये वेक्टर ए बी की वैल्यू वेक्टर आर आपने मान रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको वेक्टर आर। ओके, और वेक्टर आर का परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण का मतलब उसकी लंबाई, जैसे ए बी है वेक्टर ए बी, इसका परिमाण तो वेक्टर ए बी की लंबाई यानी कि ए बी, यहाँ तक ए बी की वैल्यू कितनी? आर। तो जहाँ पे आपने ए बी लिख रखी है वहाँ पे हम लोग आर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग थोड़ा ठीक से लिख देंगे, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू यूनिट वेक्टर ए बी। यूनिट वेक्टर ए बी की जगह लिख सकते हैं बेटा वेक्टर आर अपॉन आर, ये, और इस आर का इसमें गुणा करा सकते हो, इस आर का आप इसमें गुणा करा सकते हो। तो लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, इसकी पावर 1 होगी, 2 और 1 3 आर क्यूब और इंटू वेक्टर आर, इस तरीके। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। इसको आप बना सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये आपने निकाला क्या? Q1 के कारण Q2 पर बल, ऐसे ही Q2 के कारण Q1 पर बल आप निकाल सकते हो। सेम स्टेप आपको करने हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसेस सेम हो। चलो करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा स्पेस भी बना लिया जाए उसके लिए भी। चलो लिखेंगे बेटा ना, Q2 के कारण Q1 पर बल। अब हम लोग निकालेंगे क्या? लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर बल, ये निकालेंगे। Q2 के कारण Q1 पर बल क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। तो आप बताओ, दोनों ही आवेश के सजातीय हैं, सजाती हैं, तो जाहिर सी बात है बल तो हमेशा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो दो ऑप्शन है, अंदर की ओर बाहर की ओर। तो जब सजातीय आवेश होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण का मतलब ये वाला Q1 को दूर भगाएगा, तो बाहर की ओर होगा। यानी Q2 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर होगी, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। और मैं लंबाई इसी के बराबर ले रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि परिमाण में अभी देखना दोनों लोग बराबर होंगे, ठीक है।
और दिशाएं क्या होंगी, दोनों की विपरीत होंगी। चलो तो मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ इस तरीके से। इसकी क्या वैल्यू है, तो बोलेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा F12 वेक्टर F12। इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। तो यहां पर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F12 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम कैलकुलेशन कूलाम के नियम से 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर, निर्वात में रखा है, इनटू उन दोनों आवेशों का मल्टीपल लेंगे, गुणनफल लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवाइए Q1 और Q2 का, हो गया, बटे उनके बीच की दूरी का वर्क कराइए। तो इनके बीच की दूरी AB है, AB की वैल्यू कितनी R है, इसका वर्क कराइए तो कितना होगा R²। बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया आपका परिमाण। अब आपको लिखना है दिशा, दिशा किधर की ओर है, तो ये BA की ओर है। यहाँ पे देखो Q1 के कारण Q2 पर जो बल था वो AB की ओर था, जब AB की ओर था तो आपने यूनिट वेक्टर AB लिखा, जो कि किसकी दिशा बता रहा था, F21 की दिशा बता रहा था। देखो F21 इसी की दिशा में था ना, AB की ओर। अब Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है वो BA की ओर लग रहा है, इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो यूनिट वेक्टर BA लेंगे। क्या लेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर BA। और जैसे ही आपने यूनिट वेक्टर BA लिखा तो ये परिमाण और ये दिशा, अब ये राशि पूर्णतः सदिश है और इसको हम लोग वेक्टर लगा के लिख सकते हैं। हो गया, यही भी आप एग्जाम में इतना भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और आगे कैलकुलेट करना है तो सेम प्रोसेस उसी की तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे जहां जो यूनिट वेक्टर VA है, क्या है, यूनिट वेक्टर BA, ये क्या है, 1 मिनट, तो आप सबको दिख रहा है जो यूनिट वेक्टर BA है वो F12 के अनुदिश इकाई सदिश है, यानी F12 की दिशा में है और इकाई सदिश हम लोगों ने मान लिया है, यानी कि उसका परिमाण कितना है, 1 है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको क्या, यूनिट वेक्टर BA का मतलब हुआ F, क्या लिखा है, 12, 1 मिनट, क्या F12, वेक्टर F12 की दिशा में मात्रक सदिश, क्या बेटा, मात्रक सदिश या इकाई सदिश या एकक सदिश या फिर एकांक सदिश, इसके कई नाम है, ठीक है, मात्रक सदिश हो गया। ओके, अब आपको फार्मूला पता है, अगर यूनिट वेक्टर है कोई तो उसका वैल्यू क्या होगा, वेक्टर A अपान माड ऑफ वेक्टर A, या फिर वेक्टर A अपान A। परिमाण को हम लोग माड में लगाकर भी लिखते हैं या फिर दिशा हटा देते हैं, तीर हटा देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर VA है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर VA बराबर वही फार्मूला, वेक्टर इसी का सदिश, इसी के अनुदिश सदिश, तो वेक्टर BA के अनुदिश सदिश ले लेंगे, यानी वेक्टर BA, वेक्टर BA अपॉन, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर BA बराबर होगा क्या, इसका सदिश वेक्टर BA अपॉन इसका परिमाण यानी VA। आपको पता है वेक्टर BA की वैल्यू क्या है, वेक्टर BA की वैल्यू आपने लिख रखी है माइनस वेक्टर R, यहाँ पे लिख देंगे माइनस वेक्टर R अपॉन VA की वैल्यू आपने लिख रखी है R, चाहे A से B चाहे B से A, उसका परिमाण कितना होगा, लंबाई कितनी होगी, R ही होगी, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे R। लो आपका कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे लाके आप वैल्यू पुट कर दो, इसलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इंटू यूनिट वेक्टर BA की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस वेक्टर R अपॉन R, इस तरीके से।
अब हम लोग अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करा सकते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे और माइनस को हम लोग आगे लिख लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू, माइनस को हम लोग आगे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू नहीं, एक मिनट, आर स्क्वायर है और यहाँ r टू द पावर 1 है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगी तो ये r क्यूब हो जाएगा और इसको हम लोग वेक्टर r ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आई? इसको आप लोग बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को आप ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ आप इसमें कॉमन पाओगे, और क्या कॉमन है वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। अगर हम वेक्टर F21 की बात करें, माइनस को छोड़ें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये किसके बराबर है? वेक्टर F21 के बराबर है। तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से F21 की वैल्यू लाके यहाँ पर जो F21 की वैल्यू है उसकी जगह पे हम वेक्टर F21 लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे वेक्टर F12, वेक्टर F12, ये तो लिखा था बराबर था माइनस, माइनस लगा दिए, ध्यान देना। वेक्टर F12 लिखा था, मैंने लिख दिया, माइनस लगा था, लगा दिया। और इस पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर इक्वेशन फर्स्ट से हम वेक्टर F21 को लिख लेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर F21। इससे आप क्या समझे, अगर आपको विपरीत सदिश का नॉलेज है, यानी अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर, तो आप समझ गए कि दोनों ही सदिश बराबर लगा, इसका मतलब परिमाण में तो बराबर है, यानी बराबर बल लग रहा है दोनों पे, ठीक है। परंतु माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि ये वाला सदिश इसके विपरीत है और ये वाला सदिश इसके विपरीत है, यानी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या, कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस F12 माइनस वेक्टर F12, ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि माइनस एक से दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, यानी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ, अर्थात समझिए वेक्टर F12 हुआ वेक्टर F21 बराबर बराबर व विपरीत है, व विपरीत है। ये भी आपको समझ में आया, और ये बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा है, ये आपको इंगित करा रहा है कि आप इसको ध्यान से देखिए, ये न्यूटन के जो गति विषयक तृतीय नियम है उसकी ओर इशारा कर रहा है। उनका नियम क्या था कि प्रत्येक क्रिया का बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी कि अगर कोई पहली वस्तु है जो दूसरी वस्तु पर बल लगा रही, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ये बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पर देखो, कूलाम के नियम में पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा था इस दिशा में, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल, उतना ही बल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो बराबर है, ये दोनों ही बल क्या है, बराबर है, मैंने लिखा भी बराबर, उतना ही बल, और फिगर देखो उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रहा है। यानी कि क्या समझें कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, जिसको आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हो, उसका पालन करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, अतः कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, कौन सा नियम बेटा, तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, तृतीय नियम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो,
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। हाँ, तो कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है और इसका आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही बड़ा उपयोग होने वाला है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि एक आवेश है ये Q1 है और ये दूसरा आवेश है ये Q2 है, और आपसे कोई बता भी दे कि भैया Q2 इज ग्रेटर देन Q1, इन दोनों के बीच की दूरी जो है R है या कुछ भी है, यानी Q2 आवेश बहुत बड़ा है, इस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है Q1 से। तो अगर आपसे कोई कहे Q1 Q2 पर जो बल लगा रहा है प्रतिकर्षण बल है मान लो, और उसकी वैल्यू 8 न्यूटन है, तो आपसे कहे Q2 के द्वारा Q1 पर कितना बल लगेगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, आप भी बोल दोगे 8 न्यूटन का बल, 8 न्यूटन का बल, और विपरीत दिशा में लगाएगा, यानी इधर की दिशा में लगा रहा था तो ये इधर की दिशा में लगाएगा। ये हो गया, क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये हम लोगों ने सीखा कूलाम के नियम को सदिश के रूप में लिखकर। बात समझ में आ रही है? ओके, ये आपको समझ में। और जब आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बस केवल यही लाइन, Q1 के कारण Q2 पर बल लिखना, Q2 के कारण Q1 पर बल लिखना। बात समझ में? ये लिख देना यूनिट वेक्टर BA या यूनिट वेक्टर AB है क्या, ये ऐसे आपको दर्शाना होगा। बात समझ में आ रही? तो आई होप आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ में आ गया होगा, और अगर वेक्टर नहीं पढ़ रखे हो तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं अधिक वेक्टर का यूज होने वाला है इस चैप्टर में, या जितने भी आगे पढ़ोगे सदिश राशि उसमें यूज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है 1 कूलाम। आप सब लोग जानते हो कि 1 कूलाम की परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग 10th में पढ़ रखे हैं Q = I × T। यहाँ पे बच्चों हमको कुल मिला के 1 कूलाम चाहिए। क्या चाहिए? 1 कूलाम चाहिए, क्योंकि आवेश का मात्रा कितना होता है? कूलाम होता है। यहाँ पे उसी की हम लोग परिभाषा देने वाले हैं। ध्यान रहे, यहाँ 1 लाने के लिए आपको लिखना होगा यदि I = 1 एम्पियर हो जाए एंड T = 1 सेकेंड हो जाए, देन तब Q = I की जगह पे 1 एम्पियर, ठीक है, T की जगह पे 1 सेकेंड, ठीक है, 1 1 का 1 में गुणा कराओगे 1 एम्पियर सेकेंड। तो Q का मात्रक कूलाम भी होता है बेटा, और इस फार्मूले से I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड लिखो या कूलाम लिखो। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जहाँ एम्पियर सेकेंड है वहाँ कूलाम लिख सकते हैं। ये आया कैसे? 2 ही कंडीशन आपने दिया, I का मान 1 और T का मान भी 1, यानी कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उस चालक तार के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला जो आवेश होगा उसका मान 1 कूलाम होगा। ऐसी परिभाषा देते हो, इसी से देते हो। लेकिन 12th में आपसे 1 कूलाम की परिभाषा पूछेगा कूलाम के नियम से, कहेगा कूलाम के नियम की सहायता से 1 कूलाम की परिभाषा दीजिए, तो आप कैसे दोगे? सेम, अगर आपको ये फार्मूला पता है, इसमें आपको Q = 1 चाहिए था, तो कूलाम के नियम का फार्मूला भी पता है, उसमें भी कुल मिला के आपको Q = 1 लाना है बस। देखिए कंडीशन क्या रहेगी वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग इस परिभाषा को गणितीय रूप में करेंगे, फिर लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं, और गणितीय रूप में करने का फायदा भी बहुत ज़्यादा है। देखो बेटा, हम सब लोग जानते हैं क्या, बाई कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम से अगर कोई 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी r है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 r², उन दोनों के बीच लगने वाला बल होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। निर्वात अथवा वायुवेग स्थिति में एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, वो आप सीख लीजिए। यहाँ पे मैंने कहा था अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए फिगर ये होगा, अगर Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से कम हो तो फिगर क्या होगा, वो आप कहीं देख लीजिए, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, इसी में ध्यान देना। ऐसे क्या, यदि Q1 × Q2 इज लेस देन 0, यानी 0 से क्या हो, छोटे हो। छोटे होने का मतलब ये हुआ, अर्थात
Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आ जाए। ऋणात्मक संख्या क्या होंगी? 0 से छोटे होंगे। ऋणात्मक आएगा कब? जब दोनों आवेश क्या होंगे? विपरीत प्रकार के होंगे, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो। जैसे लिख दिया जाए प्लस Q1 इंटू माइनस Q2, तो आप गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, या फिर माइनस Q1 इंटू प्लस Q2, तो अब इनका गुणा कराओगे माइनस प्लस माइनस ही आएगा। तो जब ऋणात्मक आएगा तो 0 से छोटा होगा, तब के लिए फिगर क्या होगा? तब अगर यहाँ पे बेटा Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, ध्यान रहे मिलाने वाली रेखा के अंदर तो हमेशा होगा, ठीक है, वहां भी यहाँ भी। अब वहां दूर की ओर था क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा था। अब यहाँ पे कंडीशन है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक। ऋणात्मक तभी हो सकता है जब ये विजातीय आवेश हो, विजातीय यानी विपरीत प्रकार के। तो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी Q1 क्या करेगा? Q2 को अपनी ओर खींचेगा, यानी Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन बेटा ये होगी। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या? थोड़ा हाईलाइट कर दें, ये इस तरीके से। ओके, इसको हम लोग लिखेंगे F21 वेक्टर F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। इस तरीके से लग रहा होगा। अब दूसरा आवेश पहले पे किस तरीके से लगाएगा? तो दूसरा आवेश भी पहले को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि विजातीय आवेश है। तो यहाँ पर भी आवेश का मान, वो बल का मान यानी परिमाण उसका तो उतना ही होगा, परिमाण तो उतना ही होने वाला है, ठीक है। बस दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। तो ये आप ऐसे बना लेंगे। इसकी वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस तरीके से आप फिगर बनाओगे बस। तो फिगर में केवल अंतर था, ये आपको समझाने के लिए रह गया था, तो मैंने समझा दिया। चलो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग एक कूलाम की परिभाषा समझ रहे थे। तो कूलाम के नियम से अगर कोई दो बिंदु आवेश Q1 Q2 थे, उनके बीच की दूरी r थी और निर्वात तथा वायु में स्थित थे, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज इक्वल टू F इतना होता है। अब आपको कुल मिला के Q1 Q2 इन दोनों का गुणनफल, यानी कि कुल मिला के Q1 और Q2 दोनों आवेशों का मान कितना लाना है? 1 लाना है। दोनों आवेशों को 1 लाने का मतलब पहली बात तो दोनों आवेश बराबर होंगे। तो सबसे पहले कंडीशन लेंगे क्या? इफ, यदि, पहला कंडीशन ये है कि Q1 क्या हो? Q2 के बराबर रहे, दोनों ही आवेश बराबर हो जाए, ठीक है। और बराबर है तो इनको मान लो कि ये Q है। क्या है? Q। ओके, अब दोनों आवेश बराबर है परिमाण में, इनको सजातीय भी मान लो। क्या मान लो? सजातीय मान लो। तो लिखेंगे Q1 एंड Q2 सजातीय है। क्या है? सजातीय। सजातीय का मतलब समान पड़ता है। ओके, तीसरी कंडीशन Q1 Q2 मान लिए। तीसरी कंडीशन R बराबर आप 1 मीटर मान लो, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी आवेशों को 1 मान लिए, ठीक है। अब बच रहा है ये और ये, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब चौथी कंडीशन आपको मानना होगा कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा प्रतिकर्षण बल, अब प्रतिकर्षण इसलिए लगेगा क्योंकि सजाती है, तो प्रतिकर्षण बल जो हो F वो इसके बराबर हो। F क्या हो? 1/4πε0 के बराबर हो, जिसका मतलब है 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर। तो कुल मिला के एक तो आ ही गया। देखिए अब हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि Q1 और Q2 का मान कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। देखिए लिखेंगे देन, यानी कि तब 1/4πε0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 9 × 10⁹ ये हमको पता है, इसकी वैल्यू होती है Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, क्योंकि दोनों ही आवेश क्या है? बराबर, बटे R², R की जगह पर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर F की जगह पर भी 9 × 10⁹ इतना लिख दिए। अब 9 × 10⁹ इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में,
काटेंगे क्या बचेगा, एक, तो यहीं से काट दो, कितना बचेगा, एक। और Q का गुणा कराएंगे बेटा तो आएगा Q²। एक से भाग करने का कोई मतलब नहीं रहा, और यहाँ एक, इसलिए Q की अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो ±√1, इधर वर्ग का उधर जाएगा वर्गमूल होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है। एक स्टेप की और लिखेंगे, इसलिए Q = ±1, एक का वर्गमूल करो चाहे घनमूल करो उतना ही होता है। यानी कि Q का मान या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। देखो अगर हम Q1 = Q2 = Q लिखते हैं तो Q की जगह एक बार +1 लिख सकते हैं और दूसरी बार हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो ये तो प्रकृति हो गई। अगर हम परिमाण देखें तो परिमाण दोनों का कितना है, 1। अब चूंकि हम एक कूलाम की परिभाषा दे रहे थे इसलिए सारी वैल्यू हम लोग SI सिस्टम में लिख रहे थे। 1/4πε0 की वैल्यू भी SI सिस्टम में, बात समझ में आ रही है, बल की वैल्यू भी इतना है। अच्छा इसके बराबर हो, 1 मिनट, केवल इसके आंकिक मान के बराबर हो, क्या लिख देंगे, 9 × 10⁹ इतना न्यूटन लग रहा हो। बात समझ में आ रही है, तो इसकी वैल्यू उतनी ही होती है तो आंकिक मान कट जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यदि बराबर व सजातीय आवेश एक दूसरे से निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो लिख सकते हैं क्या, यदि दो सजातीय व बराबर आवेश निर्वात अथवा वायु में, इसमें बेटा निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तथा, चलो आपने यहाँ तक का बराबर कर दिया, सजातीय कर दिया, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने लैंग्वेज में लिख दिया, कंडीशन दे दिया ये, तथा उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, ये भी लिखना होगा, तथा उनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल क्यों होगा बेटा, क्योंकि आप जानते हो सजातीय है, तो प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो। बात समझ में आ रही, ओके। तब उन आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होगा। ये हो गया बेटा कूलाम के नियम से 1 कूलाम की परिभाषा, कूलाम के नियम से 1 कूलाम की परिभाषा। कंडीशन ये तो मैंने आपको मैथमेटिक्स में समझा दिया, ये लैंग्वेज में, अगर ये आपको आता है तो ये आप आराम से लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ये रट कर जाते हो तो आप भूल भी सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो आप हमेशा प्रयास करिए इस तरीके से सीखने का। तो आपने कूलाम के नियम का सदिश रूप सीख लिया, 1 कूलाम की परिभाषा भी सीख ली। अब हम लोग एक बढ़िया और रोचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है बेटा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत
बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना के बीच तुलना, ये आप ऐसे लिखेंगे, स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना, और ठीक से लिख लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना, इस तरीके से लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे बेटा, मैंने आप लोगों की कई सारी शिकायत सुनी है कि मैं जब इसमें लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए हैं। जिसमें टाइम लगने वाली चीज़ होगी वो मैं आप पहले ही लिख लिया करूँगा और आपको एक एक चीज़ एक एक शब्द समझा दिया करूँगा, ठीक है। चलो, तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना सीखने के लिए हम लोग को सीखना होगा कि अगर कोई आवेश है, ध्यान देना, अगर कोई दो बिंदु आवेश है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे, ठीक, ये ओके, और इन पर आवेश की मात्रा है Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, ये भी बात समझ में आ रही है। और इनके बीच अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक हम लोग सपोज कर लेंगे कि K है, कितना है बेटा, K है, इस तरीके से ऐसे मान लेंगे। ये परावैद्युतांक हो गया और ये परावैद्युत पदार्थ हो गया, ठीक है। एक माध्यम है परावैद्युत जिसका परावैद्युतांक हम लोग मान लेंगे कि कैपिटल K, इस तरीके से, ध्यान से समझना। अच्छा, आप ये बात तो हमेशा से जानते रहे हो कि आवेश का बिना द्रव्यमान के अस्तित्व नहीं है, यानी अगर इस पर आवेश है तो द्रव्यमान भी होगा, इस पर आवेश है तो द्रव्यमान भी होगा। हम लोग सपोज कर लेंगे कि इस पर जो द्रव्यमान है, इस पर जो द्रव्यमान है वो M1 है और इस पर जो द्रव्यमान है वो M2 है। बात समझ में आ रही है? ये वैसे आपको समझ लेना। अब इन दोनों आवेशों या इन दोनों कणों के बीच में लगने वाले स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख ले रहे हैं, जो हमको दिया है किसने, न्यूटन ने और कूलाम ने। स्थिर वैद्युत बल की परिभाषा या फिर फार्मूला हमको किसने दिया, कूलाम ने, और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन। तो लिख लेंगे, लिखेंगे। देन अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी यदि ये देन इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल को बेटा हम लोग लिख सकते हैं इससे Fe से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, हम सभी जानते हैं 1/4πε0 कैपिटल K, जो कि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। किसने दिया, तो हम बोल सकते हैं कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। मैंने इसको कूलाम के नियम से लिख दिया, ठीक है। एंड गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग Fg से लिख सकते हैं। Fg इज इक्वल टू कैपिटल G, Fg जो लिखा है वो सफिक्स के रूप में ग्रेविटेशनल फोर्स है, E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बस वो संकेत मात्र है, ठीक है। G इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर, ये किसने दिया बेटा, तो बोलेंगे न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से। वैसे न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए हैं, लेकिन हमको समझना होगा कि गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियम से। बस हमें ये तो हो गया आपका फार्मूला, व्यंजक हो गया, और इससे हम लोग सारी चीज़ें को एनालिसिस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में तुलना के लिए समानताएं टॉपिक को चुनते हैं।
कि इन दोनों के बीच क्या क्या समानता है, यानी कि इक्वलिटी क्या क्या है, उस पर हम लोग फोकस करने वाले। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या, समानताएं। समानताएं, ये समानताएं हम लोग देखेंगे। पहली समानता क्या हो सकती है, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, साफ साफ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम एफ जी की बात करें तो यहाँ भी एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी उन दोनों के बीच, दोनों द्रव्यमानों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये चीज दोनों में कॉमन दिख रही है, समानताएं दिख रही है, तो समानताओं में लिखा गया कि दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। हमको ये बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, दोनों ही बल निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं। दोनों ही बल निर्वात में भी क्रियाशील रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q1 Q2 निर्वात में स्थित है, निर्वात का मतलब है बेटा जहाँ पे कुछ भी ना हो, वायु के भी कण ना हो, बात समझ आ रही है, वहां पे अगर दोनों बिंदु आवेश रखें तो क्या वहां पे बल लगेगा, बिल्कुल लगता है। स्थिर वैद्युत बल में भी और गुरुत्वाकर्षण बल में भी, निर्वात में भी। ठीक है, देखो निर्वात के लिए हम लोग कैपिटल K इज इक्वल टू केवल 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1। परावैद्युतांक उसका क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही है, 1 होगा तो कितना, F इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ K नहीं रहा, 1 से गुणा कराओगे तो इतना ही रहेगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो और अच्छी बात है, निर्वात में यानी उनके मध्य जब कुछ भी नहीं होता है तो बल का मान और ज्यादा होता है। अगर कोई परावैद्युत माध्यम है तो यहाँ K का मान 1 से अधिक होता है, जैसे 2 हो गया तो भाग में ही तो है, भाग करोगे, 2 से भाग करोगे आधा हो जाएगा, 3 से भाग करोगे 1/3 हो जाएगा। यानी कि जब निर्वात नहीं होता, कोई माध्यम होता है, निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त कोई माध्यम होता है, तो वहां पे बल का मान कम लगता है। बात समझ में आ रही है। तो निर्वात में भी क्रियाशील होता है, स्थिर वैद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी। इसका मतलब यह हो, दोनों द्रव्यमानों के बीच में अगर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा का कण भी नहीं है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो हाँ, निर्वात में भी Q1 और Q2 के बीच स्थिर वैद्युत बल लगता है और M1 और M2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी क्रियाशील रहते हैं। तीसरी बात हमको समझनी है, दोनों ही बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेंगे दोनों ही बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कैसे समझेंगे, अगर यहीं से समझो कि अगर Q1 Q2 पे 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे 10 न्यूटन का बल लगाएगा। ये तो हो गया स्थिर वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो M2 जो है M1 को मान लो 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो M1 भी M2 को 10 न्यूटन के बल से खींचेगा। यानी कि पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर अगर बल लगाता है तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये हो गया आपका न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उसका पालन करते हैं चाहे स्थिर वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल हो चाहे दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल। इस बात को समझनी होगी। चौथी चीज आपसे कह रही है कि दोनों ही संरक्षी बल है। दोनों ही बल क्या है, संरक्षी बल। इस टॉपिक को आपको ढंग से समझना होगा। मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोग फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हो, इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत होती है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हो कंजर्वेशन फोर्स और नॉन कंजर्वेशन फोर्स, मीन्स संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो आप समझिए, 2-3 मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप उसे समझ जाएंगे। संरक्षी बल का मतलब ये होता है ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूँ कार्य की, मीन्स बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, वेक्टर F डॉट वेक्टर S या वेक्टर F डॉट वेक्टर D, ऐसे भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो ये है कार्य आपका, ठीक है। मैंने कहा ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, ये जो W आपको दिख रहा है, पथ पर निर्भर ही ना करे, पथ पर निर्भर ही ना करे, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करे, तो वो बल संरक्षी बल होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे रखी है और इसको यहाँ पे पहुँचानी है। आप 2 रास्ता चूज करते हो, आप यहाँ से लेकर जा रहे हो यहाँ तक, और दूसरा रास्ता है कि यहाँ से चूज कर रहे हो, यहाँ इस रास्ते से यहाँ तक लेकर जा रहे हो। तो मान लो ये A, B और C है, ठीक है। तो आपने कार्य किया एक तो WABC,
इधर से लेकर गए और आपने कार्य किया एक WAC यानी ए से डायरेक्ट सी पर पहुंच गए। तो आप जिस बल के द्वारा इस वस्तु को लेकर गए हो यहां से यहां तक सी तक, या फिर यहां से ए से सी तक, अगर वो संरक्षी है तो उसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होगा कि आप किस पथ से लेकर गए हो, वो दोनों के दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात याद रखनी, यानी कि ये केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं बस, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक कार्य करना है। वहां पे आप लोग प्रूफ भी करते हो, जैसे गुरुत्वीय बल को लेकर प्रूफ करते हो कि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो कि यहाँ पे mg बल लग रहा है और वस्तु इस डायरेक्शन में जा रही है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 0 काम होगा। यहाँ से f.s से cos थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री लोगे 0 होगा। फिर यहाँ से ऊपर ले जाओगे, फिर ऐसे डायरेक्ट लेकर जाओगे, प्रूफ कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर मैं प्रूफ करूंगा तो इस टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे। क्लियर? ये बात आपको समझनी होगी कि संरक्षी बल का मतलब क्या हुआ, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता कि आप किस पथ से लेकर जा रहे हो, आप इधर उधर कहीं से भी लेकर जाओ, बस वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? चाहे जिधर से लेकर जाओगे कार्य इतना ही करना होगा, तो संरक्षी बल होगा, ठीक है। और असंरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। आप याद रखिए, जितने विरोधी बल होते हैं, जैसे घर्षण बल हो गया, सैन्य बल हो गया, ये असंरक्षी बल होते हैं। बात समझ में आ रही है? इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। क्लियर है बात? चलो अभी के लिए इतना ही जानिए, बाकी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में बढ़िया से सीख लेना दोबारा अगर आपको सीखना होगा तो, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, दोनों ही बल संरक्षी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे गुरुत्वीय बल के द्वारा यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हो, दोनों के द्वारा ही किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होगा, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज ठीक है। अब क्या है, पांचवी बात है कि दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना कि दोनों ही बल Q1 और Q2 या M1 और M2 के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। लगने वाला जो बल होता है, विशेष बात यह है कि दोनों ही आवेशों के बीच हो, चाहे दोनों ही पिंडों के बीच हो। मान लो ये दोनों पिंड हैं, ये इनका सेंटर ये है, इनका सेंटर ये है। बात समझ में आ रही है? इस पर द्रव्यमान M1 है और इस पर द्रव्यमान M2 है। इस पर सपोज करेंगे कि आवेश का जो मान है वो Q1 है और इस पर आवेश का मान वो Q2। चाहे गुरुत्वाकर्षण बल होगा, चाहे स्थिर वैद्युत बल होगा, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। ये अब देखो, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाले ये रेखा हो गई। इन पर आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं बल के। देखिए कौन कौन से। एक तो अगर पहले आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है दूसरे आवेश पर, तो एक तो डायरेक्शन ये हो सकता है, यानी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये। अगर प्रतिकर्षण बल है तो ये, आकर्षण बल है तो ये। आप कभी इस तरीके से डायरेक्शन नहीं देंगे कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल की दिशा ये है, बिल्कुल नहीं। या फिर बल की दिशा ये है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा, या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की ओर, आकर्षण होगा तो अंदर की ओर। ऐसे ही Q2 के कारण Q1 पर भी बल, प्रतिकर्षण तो बाहर, आकर्षण तो अंदर। 4 ऑप्शन हो गए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में आपके पास केवल 2 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल होता है। तो M1 क्या करेगा, M2 को अपनी ओर खींचेगा। M2 को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक ही ऑप्शन है इधर की, और M2 के द्वारा M1 पर लगने वाले बल की डायरेक्शन इधर की। ये हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, केंद्रीय बल। आप लोग याद रखना कि दोनों ही बल क्या होते हैं बेटा, केंद्रीय बल होते हैं। ओके, ठीक है। दोनों ही बल केंद्रीय बल होते हैं, यानी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इनका डायरेक्शन होगा। अच्छा, 6वीं बात यह है कि दोनों ही जो बल हैं वो द्विवस्तु अंतःक्रिया बल होते हैं या अंतरक्रिया बल होते हैं। द्विवस्तु अंतरक्रिया बल का मतलब टू बॉडी इंटरएक्शन फोर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यह है कि जब
दो आवेशों के बीच बल लग रहा होगा, जैसे Q1 और Q2, इनके बीच मान लो जो बल लग रहा है बेटा, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, मान लो F1 लग रहा है। अगर कोई तीसरा आवेश आ जाता है यहाँ पर Q3, या फिर यहीं पे आ जाता है Q3, बात समझ में आ रही है, Q3 आ जाता है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले जो बल का मान है F1, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो मान है, किसी तीसरे आवेश के आ जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो दोनों बिंदु आवेशों के बीच उतना ही बल लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इनके बीच कुछ अलग बल लग रहा होगा, इनके बीच कुछ अलग बल लग रहा है, लेकिन उन दोनों आवेशों के बीच जो लग रहा था पहले से स्थिर वैद्युत बल, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, गुरुत्वाकर्षण बल में भी दो पिंड है मान लो ऐसे, M1 और M2, इन दोनों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल मान लो Fg काम कर रहा है, अगर कोई तीसरा पिंड आ जाता है यहाँ पर M3, तो इसके द्वारा इस बल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जो M1 और M2 के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान था, वो किसी तीसरे पिंड के आ जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो प्रभावित नहीं होता है। इसी को बोलते हैं बेटा द्विवस्तु अंतःक्रिया बल या फिर अंतरक्रिया बल बोलते हैं, टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स। बात समझ में आई? ये हो गया आपका। तो ये थी इनकी समानताएं। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो दोबारा से आप देख लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी पे, यानी असमानताओं पे, कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल के बीच में क्या क्या असमानताएं हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी मीन्स असमानताएं। सबसे पहली असमानता आपको दिख रही है कि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है। ध्यान रहे, क्या हो सकता है बेटा? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है, सदैव आकर्षण बल होता है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आवेश की प्रकृति दो होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, जबकि द्रव्यमान में हम लोगों को इस प्रकार का कुछ भी नहीं दिखता है कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है। बात समझ में आ रही है? तो जब आवेशों के बीच बल लगता है, आवेशों के बीच बल लगता है, तो इनके बीच का जो बल है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दो प्रकार का। क्यों? क्योंकि इनका नेचर दो है, एक प्लस होता है, दूसरा एक आवेश धनात्मक आवेश भी हो सकता है और ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है, ये दो प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर समान प्रकार का आवेश है तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार का आवेश है तो आकर्षण। लेकिन जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान में इस प्रकार का प्रकृति कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि वो दो प्रकार के हैं। बात समझ में आ रही है? धनात्मक या ऋणात्मक, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि उनमें केवल एक ही प्रकार का बल लगता है, और प्रैक्टिकली देखा गया कि कैसा लगता है, तो आकर्षण। कैसा फोर्स होता है बेटा? आकर्षण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और दूसरी असमानता क्या है? स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान रहे, किस पर बेटा? माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये बात भी मैं समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है Fe, दोनों बिंदु आवेश है, इनके बीच फोर्स लग रहा है Fe। अगर यहाँ पर कोई निर्वात तथा वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम आ जाए जिसका परावैद्युतांक क्या है, कोई भी अन्य माध्यम आ जाए उसके अतिरिक्त, तो Fe का मान क्या होगा बेटा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2/r²। अब निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 था, तो 1 रहेगा, तो इन सब की वैल्यू इस तरीके से कुछ रहेगी। बात समझ में आ रही? और इन सब की वैल्यू अगर हम मान लें कि 10 न्यूटन है, कितना है? 10 न्यूटन है। अब कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया जिसका परावैद्युतांक 2 है, क्योंकि ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से अधिक ही होता है, इनफाइनाइट से कम होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं 1/f डैश, मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के Q1 Q2/r²। हम सभी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
ये किसके बराबर है बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, किसके बराबर है, Fe के बराबर, जो कि किसके बराबर था, 10 के बराबर था, रख दो। और बटे हर में क्या है, के की वैल्यू कितना है बेटा, 2, हम लोगों ने सपोज कर लिया है, तो 10/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5 न्यूटन। अब देखो, यानी कि आवेशों के बीच जो लग रहा था वैद्युत बल, उनके बीच अगर कोई परावैद्युत माध्यम आ गया तो वहां पे बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर उनके बीच 10 न्यूटन का बल पहले लग रहा था तो उनके बीच कोई मान लो हवा आ गया या कोई और चीज आ गया तब भी 10 न्यूटन का बल ही लगेगा, क्योंकि उनके फार्मूले में हमको मिलता है एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1, क्या मिलता है बेटा, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को देखने को मिलता है। ये तो कांस्टेंट होता है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, आर स्क्वायर उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ पे हमको माध्यम के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी व्यंजक नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के या दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, चाहे निर्वात हो, बात समझ में आ रही है, चाहे वायु हो, चाहे कोई अन्य माध्यम हो, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ये हो गया इन दोनों में अंतर। अब तीसरी चीज हम लोग समझ लेते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है बेटा, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होता है। दो आवेशित कणों के बीच स्थिर वैद्युत बल जो होता है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है, कहीं अधिक प्रबल होता है। कौन? स्थिर वैद्युत बल, यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि अगर बेटा कहीं पे दो प्रोटॉन हैं, कितने हैं? दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं, ठीक है, और इनके बीच अगर वैद्युत बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल, तो इनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल है वो लगभग 10⁻36 गुना होता है Fg से। यानी इन्हीं दोनों प्रोटॉनों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालें और इन्हीं दोनों प्रोटॉनों के बीच अगर वैद्युत बल निकालें तो वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है लगभग। यानी इसमें हम 10⁻36 से गुणा करेंगे तब बराबर होता है, और 10⁻36 का मतलब आप समझ सकते हो कि एक के पीछे ऐसे 36 जीरो ऐसे। बात समझ में आ रही है? इतना प्रबल होता है स्थिर वैद्युत बल। अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, मान लो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो आपको मिलेगा Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10⁻39 इंटू Fg। यानी इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा अगर हम उसमें 10 की घात लगभग 39 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको क्या मिलेगा? Fe यानी स्थिर वैद्युत बल। कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल लगभग गुरुत्वाकर्षण बल उन्हीं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की 10⁻39 गुना होता है। इस तरीके अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच हम लोग बात करें, दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना करें तो आपको मिलेगा कि Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10⁻43 के आसपास, ये लगभग डाटा होगा, इंटू Fg। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी हम लोगों में सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे लगभग डाटा है, ठीक है, कि जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होगा उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच उतनी ही दूरी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻43 गुना ज़्यादा होता है, प्रबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है कि मान लो छोटे छोटे कागज के टुकड़े ऐसे रखे हुए हैं जमीन पर, पृथ्वी पर, ठीक है, तो पृथ्वी क्या कर रहा होगा, इन कागज के टुकड़ों को अपने केंद्र की ओर गुरुत्वीय बल से खींच रहा होगा, Fg आकर्षण बल से। और अगर हम कोई प्लास्टिक की या फिर इसके लेते हैं अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं जिस पर कुछ मिली कूलाम का आवेश आ जाता है, बहुत कम आवेश आता है, और उसको अगर हम इसके समीप लाते हैं तो स्केल क्या करता है, इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को पृथ्वी से खींच लेता है। कौन से बल से? Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। जबकि इतनी भारी भरकम पृथ्वी है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से खींच रही होगी गुरुत्वाकर्षण बल से कागज, और वो छोटा सा जो स्केल है जिस पर बहुत
कम मिलीकूलम का आवेश आया है, वो क्या करता है, कागज के टुकड़ों को पृथ्वी से छीन ले रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध छीन ले रहा है। इसी से पता चल जाता है कि स्थिर वैद्युत बल कितना अधिक प्रबल होता है। कंसेप्ट क्लियर है? ओके, ये चीज होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।